अमेरिकन ड्रीम और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे लगाकर डोनाल्ड ट्रंप एक मर्तबा फिर अमेरिका के सदर तो बन गए, लेकिन क्या अमेरिकन ड्रीम रिस्टोर हो पाएगी? वो अमेरिकन ड्रीम जिसका दावा है कि किसी शख्स की कोई भी ज़ात हो, कास्ट हो, बैकग्राउंड हो, पस मंज़र हो, वो गरीब हो, जिस भी बैकग्राउंड का हो, वो अगर मेहनत करेगा, अहलियत रखेगा तो वो शख्स अमीर बन जाएगा। ये है अमेरिकन ड्रीम। आज क्या अमेरिकन ड्रीम रिस्टोर होने की सूरत हाल है? क्या आज के अमेरिका के हालात में ये गुंजाइश है कि अमेरिकन ड्रीम रिस्टोर हो पाए? वो अमेरिका जिसमें खुद जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उसके मुताबिक टॉप 10% अमेरिकन के पास कुल अमेरिकी दौलत का 70% है और 6.5 करोड़ फैमिलीज के पास सिर्फ 2.5% कुल वेल्थ का हिस्सा है। वो अमेरिका जहां खुद जो ऑफिशियल डेटा है उसके मुताबिक 4 करोड़ अफराद गरीब हैं या गुर्बत की लाइन से भी नीचे रह रहे हैं। वो अमेरिका जिसका सबसे तरक्की याफ्ता अमीर शहर न्यूयॉर्क सिटी, सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में 3,50,000 बंदा होमलेस है, यानी उसके पास छत नहीं है, उसके पास घर नहीं है, वो फुटपाथों पर सोता है, वो घरों के बगैर रह रहा है 3.5 लाख बंदा। वो अमेरिका जहां पर 90 लाख लोग ड्रग डिसऑर्डर का शिकार हैं। यहाँ पर ड्रग डिसऑर्डर से मुराद अल्कोहल नहीं, शराब नहीं, बल्कि जो ड्रग की जो बैन है ड्रग, उसके तहत मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। ये अमेरिका जिस अमेरिका में इस साल अब तक 385 मैस शूटिंग्स के, गोलियां चलाने के, बंदूकों के इस्तेमाल के, हलाकतों के वाक़यात हो चुके हैं। क्या ऐसा अमेरिका अपनी ड्रीम रिस्टोर कर पाएगा? एक अहम सवाल ये भी कि डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलिस्ट नारे, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नारे लगाकर आए जिनके पूरे होने का इम्कान नहीं है। तो फिर सवाल ये भी है कि अगर कैमला हैरिस अमेरिका के सदर बन जाती तो क्या कैमला हैरिस या डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिकन ड्रीम को रिस्टोर करा पाती? आज हम ये समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। डोनाल्ड ट्रंप एलानिया तौर पर ये नारे लगाते रहे कि अमेरिका के मसाइल का हल 1 करोड़ 10 लाख जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकालने में, चीन के खिलाफ टैरिफ लग जाए, जो चीन की प्रोडक्ट्स हैं, चीन की जो इंपोर्ट्स हैं अमेरिका में, उन पर अगर टैरिफ लगा दिया जाए, बहुत ज़्यादा टैक्स कर दिया जाए, दुनिया के अंदर जो जंगों में अमेरिका अपना पैसा इस्तेमाल कर रहा है, पैसा इस्तेमाल ना किया जाए, तो इस तरह की 3-4 बातों से अमेरिका दोबारा से एक ग्रेट नेशन का रुतबा इख्तियार कर सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसे नारे थे जिनको पॉपुलिस्ट नारे कहा जाता है। पॉपुलिस्ट नारों से मुराद कि ऐसी बातें जिनके पीछे गहराई ना हो, जिनके पीछे होमवर्क ना हो, जो नारे पूरे ना हो। ये पॉपुलिस्ट सेंटीमेंट सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, यूरोप के कई मुल्कों में छाया हुआ है, पाकिस्तान में, इंडिया में, इसकी मुख्तलिफ सूरतें। लेकिन चूंकि आज हमने अमेरिका तक ही रहने, अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, अब रिपब्लिकन पार्टी और ख़ास तौर पर ट्रंप, वो तो एलानिया वहाँ के जो अमेरिका के कैपिटलिस्ट्स हैं, वहाँ का जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, एलानिया उसके अपने आप को तर्जुमान कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। वो अमीरों पर टैक्स मज़ीद कम करने की बात करते हैं, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है उस ज़रूरत को ना मानते हुए कहते हैं अमीरों पर ही टैक्स कम कर देने चाहिए। इसके लिए बेशक गरीबों पर या आम अमरीकों पर टैक्स लगाया जाए। अमेरिका के अंदर जो इस टाइम अमारत की सूरत हाल है, अमीरी की सूरत हाल है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोविड-19 के ख़त्म होने के कुछ अरसे बाद जो रिसर्च की गई, इसके मुताबिक जो अमेरिका के अरबपति थे, इनकी दौलत $5.5 ट्रिलियन हो गई। यानी जो कोरोना पेंडेमिक कोविड-19 था उससे पहले के मुकाबले में 90% इजाफा हो गया जो अमेरिका के अरबपति थे इनकी दौलत में। जो अमेरिका में
CEO होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, या मैनेजरल पोस्ट पर बैठे हुए लोग होते हैं प्राइवेट सेक्टर के या सरकारी इदारों के, उनकी आमदनियों में 20 साल के अंदर 900% इजाफा हुआ है। जबकि जो इन्हीं कंपनीज के अंदर, इन्हीं अदारों के अंदर आम जो वर्कर बैठे हुए हैं, इनकी आमदनियों में सिर्फ 11.9% का इजाफा हुआ है। इतनी ज़्यादा यानी ये एक इनइक्वालिटी है अमेरिकन सिस्टम के अंदर। अब डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़े बिलियनर्स ने सपोर्ट किया है। एलन मस्क का नाम इस वजह से बहुत अहम है, जो एक्स के मालिक हैं, जो बहुत दुनिया के एक अरबपति आदमी, मशहूर अरबपति हैं। फिर जेफ बेजोस का नाम है, जो फाउंडर हैं अमेजोन के। पीटर थाइल हैं, जो को फाउंडर हैं पेपाल के। इनकी हमायत मिली डोनाल्ड ट्रंप को, इन जैसे और अरबपतियों की हमायत मिली डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन जो ये बात कही जा रही है कई हलकों की तरफ से, ख़ास तौर पर जो अमेरिका का एंटी ट्रंप मीडिया है और दुनिया भर के अंदर कई ऐसे सीरियस हलके भी ये बात कर रहे हैं कि अगर कैमला हैरिस आती तो फिर अमेरिका का सिस्टम, अमेरिका का जो निज़ाम है, अमेरिका के मसाइल हैं, वो ट्रंप के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकती थी कैमला हैरिस। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो फोर्ब्स है, अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेस मैगजीन है, जिसमें अमेरिका की बिजनेस के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, इकोनॉमिक्स के हवाले से रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स छपते हैं। ये फोर्ब्स ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 49 अरबपतियों ने सपोर्ट किया, 49 बिलियनियर्स ने सपोर्ट किया, तो कैमला हैरिस को 76 अरबपति अफराद ने सपोर्ट किया। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क था। अगर ट्रंप को 49 अरबपति सपोर्ट कर रहे थे तो कैमला हैरिस को 76 अरबपति सपोर्ट कर रहे थे। ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि डेमोक्रेटिक पार्टी प्रो पुअर है, डेमोक्रेटिक पार्टी एंटी कैपिटलिस्ट है, एंटी रिच है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैमला हैरिस को भी बहुत बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, इनमें माइकल ब्लूमबर्ग का नाम है, आर्थर ब्लैंक का नाम है, रीड हॉफमैन है, लिंक्डइन इनके जो हैं, रीड हेस्टिंग्स हैं। अब रीड हेस्टिंग्स जो नेटफ्लिक्स के मालिक हैं, इन सब ने कैमला हैरिस को सपोर्ट किया था। असल इशू ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के पास भी अब जो अमेरिका के ये अहम मसाइल हैं, इनसे निकलने का कोई वाज़ेह प्रोग्राम नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी एक ज़माने में वाकई ही पुअर पॉलिसीज़ लेकर चलती थी, लेकिन 1960s के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी भी बिल्कुल प्रो कैपिटलिस्ट हो गई है। अब अगर हम ओबामा की मिसाल लें, अब बाराक ओबामा जो डेमोक्रेटिक पार्टी के बाकी लीडर्स रहे हैं, जो बाइडन के मुकाबले में, क्लिंटन के मुकाबले में, कैमला हैरिस के मुकाबले में, बाराक ओबामा ज़्यादा वेल लेड आदमी है, उनका ज़्यादा स्टडी है, उनको ज़्यादा विजनरी माना जाता है। लेकिन इनका हम देखें कि इनकी पॉलिसी क्या रही। 2008 में, यानी बाराक ओबामा के पावर में आने से चंद अरसा पहले, कुछ अरसा पहले, अमेरिका में इकोनॉमिक रिसेशन आया बहुत बड़े लेवल का, जिसमें बड़े बड़े बैंक्स डूब गए, लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई, हाउसिंग मार्केट क्लैप्स कर रह गई। तो बाराक ओबामा अमेरिका के सदर बनने जा रहे थे। बाराक ओबामा की मर्जी से, इनके साइन से, जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो बैठ गई थी, जिनका दिवालिया निकल गया था, लेमन ब्रदर्स का नाम है इसमें, बियर स्टेर्न्स है जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, AIG जैसी बड़ी मल्टीनेशनल फाइनेंस कंपनी है, इन सब का दिवालिया निकल गया था। तो बाराक ओबामा की मर्जी से अमेरिका की जो टैक्स पेयर है, अमेरिका के जो अवाम हैं, इनसे जमा किया हुआ $787 बिलियन इन कंपनियों को दे दिया गया। 787 अरब डॉलर्स। आप सोचें कि जो अमेरिका के टैक्स पेयर्स की मनी थी, वो इन बड़ी कंपनियों को, बड़ी कैपिटलिस्ट कंपनियों को बचाने के लिए दे दी गई। और इसमें बाराक ओबामा का बाकायदा साइन है। वो इक़्तिदार में आने जा रहे थे नवंबर 2008 के इलेक्शन में। उससे पहले ये जब इतना बड़ा फैसला किया गया कि हम बड़ी जो कंपनीज हैं, लेमन ब्रदर्स जैसी, इसको बचाना चाहते हैं, तो बाराक ओबामा ने बाकायदा साइन किया और माना कि ठीक है, जो टैक्स पेयर मनी है $787 बिलियन की, ये दे दी जाए इन बड़ी कंपनियों को बचाने के लिए। ये एक मिसाल साबित करती है कि डेमोक्रेटिक भी किस तरीके से मुकम्मल तौर पर प्रो कैपिटलिस्ट हैं। उनके पास भी कोई अल्टरनेट अब नहीं है। जिस तरह मैंने कहा, एक ज़माना था कि डेमोक्रेट्स के पास हल होते थे, जैसे जो अमेरिका में 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, इसके तहत भी अमेरिका की स्टॉक मार्केट
क्रैश कर गई थी, बैंक नाकाम हो गए थे, कंज्यूमर स्पेंडिंग, बिजनेस इन्वेस्टमेंट ख़त्म होकर रह गया था। तो इसके बाद जो अमेरिकन सदर थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल, इन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद 1933 में न्यू डील दी थी। 1933 में भी दी थी और फिर सेकंड न्यू डील आई थी 1935 में। ये डेमोक्रेट पार्टी ने फ्रैंकलिन रोजवेल्ट के दौर में दी थी। ये न्यू डील वो थी कि जिसमें कोशिश की गई थी कि जो स्टेट है वो गरीबों को किसी तरह का रिलीफ दे, जो पुअर हैं उन पर टैक्स कम किया जाए, अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाए जाएं, गरीबों की एजुकेशन, हेल्थ, ऐसे मामलात को ज़रा बेहतर किया जाए। यानी स्टेट ने एक हद तक जो पुअर अमेरिकन थे उनके लिए इस जो न्यू डील थी 1933 में इंटरवीन किया था। लेकिन रोजवेल के बाद जो डेमोक्रेट पार्टी है वो बिल्कुल ही अपने इकोनॉमिक मॉडल को लेकर और इकोनॉमिक एजेंडे को लेकर उसका वही एजेंडा रह गया जो रिपब्लिकन पार्टी का था। यानी दोनों ही प्रो कैपिटलिस्ट पार्टीज हैं। अब आज के दौर में अगर डेमोक्रेटिक पार्टी ये दावा करती भी है कि वो प्रो पुअर है, तो ये हमें फैक्ट्स बता रहे हैं कि ज़्यादा अरबपतियों ने अभी भी कैमला हैरिस के लिए सपोर्ट किया था। डेमोक्रेटिक पार्टी के पास जो कार्ड अब रह गया था इलेक्शन में 2024 में जिस पर वो नाकाम हुई, वो ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिटी इश्यूज़ को फोकस करना चाह रही थी कि वुमेन राइट्स का हम ख्याल रखेंगे, हम ब्लैक अमेरिकन का ख्याल रखेंगे, मिनॉरिटीज़ का ख्याल रखेंगे, लैटिनो जो अमेरिकन हैं उनका ख्याल रखेंगे, नॉन वाइट जो पर्सनस हैं उनका वोट लेने की कोशिश की। इसमें भी खैर डेमोक्रेटिक पार्टी नाकाम हो रही है, क्योंकि अभी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छे भली तादाद में जो नॉन वाइट वहाँ के सेगमेंट्स हैं वहाँ से भी वोट लिया है, स्याह फाम अफराद का भी वोट लिया है, अमेरिका के अंदर बस रहे अरब जो मुसलमान हैं उनका भी वोट लिया है अच्छी भली तादाद में। अक्सरियत उनकी हासिल नहीं की लेकिन अच्छी भली तादाद में वोट लिया है। तो ये बात वाज़ेह हो रही है कि अमेरिका के अंदर इस टाइम जो मसाइल हैं, इस टाइम जो इश्यूज़ हैं, वहाँ के कैपिटलिस्ट सिस्टम जो नाकामी से दो चार हो रहा है, उसका हल ट्रंप के पास तो है ही नहीं है। वो तो एक जज्बाती नारा है कि 1.1 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। भाई आप कैसे बाहर निकालेंगे? सादा सा सवाल है कि अमेरिका के इतने बड़े अमेरिका के अंदर टाउन से, वहाँ के शहरों से, वहाँ के जो बस्तियाँ हैं वहाँ से 1 करोड़ 10 लाख इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने का मतलब होगा आपको फिर कई रास्तों में, कई शहरों में मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, वरना इस तरह मुमकिन ही नहीं है कि अब जो अमेरिका की सूरत हाल है वहाँ पर 1 करोड़ 10 लाख जो इलीगल इमिग्रेंट है उसको आप बाहर निकाल दें। इसका और हल किए जा सकते हैं, उनको तरीके से शरीयत दी जाए, इमिग्रेशन की जाए या आहिस्ता आहिस्ता करके उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन ट्रंप जिस तरह कह रहे हैं कि अपने 4 साल के दौर में बाहर निकाल देंगे, इसके लिए तो फिर अमेरिका में एक तरह का मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। बाकी भी जो वो जंगों के खिलाफ एक बात कर रहे हैं कि वो एंटी वार होंगे और जंगें नहीं होने देंगे। अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है जिस पर और कोई नहीं, खुद जो अमेरिका के लीडर्स रहे हैं, रोजवेल जैसे सदर रहे हैं, वो बात करते हैं। जो बर्नी सैंडर्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के ये उम्मीदवार भी, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इन्होंने प्राइमरीज के लेवल पर सदारती उम्मीदवार के लिए भी कॉन्टेस्ट किया था, ये लोग ऐसी बातें करते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग में जो वहाँ का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है उसका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। दुनिया भर में जो अक्सर जंगें होती हैं उसका फ़ायदा अमेरिका की इंडस्ट्री को, जो वार इंडस्ट्री है, वार मशीन है, उसको हो रहा होता है। तो ज़ाहिर बात है ट्रंप क्यों इस तरह इन बड़े अमेरिकन कैपिटलिस्ट को नुकसान चाहेंगे, जिस तरह वो अमेरिकी अवाम को बेवकूफ़ बनाकर आए कि वो जंगें रोकने में काम करेंगे। अमेरिका की जंगें रुक गई तो अमेरिका के दुनिया की जंगें रुक गई तो अमेरिका की आमदनी का अच्छा भला जो हिस्सा है वो उसको नहीं मिला करेगा। जंगें तो अमेरिका की ज़रूरत है। जिस तरह कंज्यूमरिज्म दुनिया भर में फैलता हुआ कंज्यूमरिज्म, नई कारें, नए मोबाइल्स, नए घर, पुरतईश ज़िंदगी, आरामदेह ज़िंदगी, खाना पीना, आपकी फूड हैबिट्स, आपका रहन सहन, ये सब कुछ कंज्यूमरिज्म के ज़ुमरे में आता है। तो उसका फ़ायदा अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियों को होता है। इसी तरह वार का फ़ायदा भी बहुत बड़े लेवल पर दुनिया भर में अमेरिका की बड़े बड़े जो वहाँ की वार मशीनरी है, जो वहाँ की वार इंडस्ट्री है, उसको होता है। तो ट्रंप ये भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरह हमने कहा कि ट्रंप के पास तो ये ऐसे हल है ही नहीं है, वो तो बड़ा एक सिंपल तरीके से बातों का हल पेश कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकता। इसका हल जो अब डेमोक्रेटिक पार्टी के पास भी नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी के पास भी अब कोई ऐसा प्रोग्राम, ऐसा अल्टरनेट, कोई मंशूर मैनिफेस्टो नहीं है जो अमेरिका को
इन तमाम मसाइल से निकाल पाए, यानी अमेरिकन ड्रीम को रिस्टोर कर पाए, या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा सही तौर पर जो है वो कामयाब होता लगे। ऐसा हमें ना ट्रंप के दौर में अभी होता दिखाई दे रहा है, और अगर ट्रंप हार जाते, कैमला हैरिस जीत जाती, तो कैमला हैरिस के पास भी इन मसाइल का हल नहीं था, क्योंकि अमेरिका का कैपिटलिस्ट सिस्टम अभी मजीद कुछ देने की सकत नहीं रखता, सकत खो रहा है। ये दोनों जमातें वहाँ के जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं इनकी तर्जुमान है, इनके इंटरेस्ट की तर्जुमान है। फ़र्क ये है ट्रंप ज़रा वोकल अंदाज में इनका तर्जुमान है, और डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक तरह का मखौटा या पर्दा किया होता है कि हम प्रो पुअर हैं। प्रो पुअर वो है भी नहीं, वो एंटी पुअर हैं। जहाँ ओबामा जैसा बंदा अरबों डॉलर्स वहाँ के बड़े कैपिटलिस्ट को दे दे, तो कैमला हैरिस और जो बाइडन तो ओबामा के मुकाबले में वैसे ही कम विजनरी है, इनका मुताला भी ओबामा के मुकाबले में कम है, स्टडी भी कम है, बाकी मामलों में भी ये ओबामा के मुकाबले में कुछ ज़्यादा शौर नहीं रखते। जहाँ ओबामा का ये हाल हो तो बाकी फिर डेमोक्रेट पार्टी का हम देख सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ये रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म से आपके सामने वीलॉग पेश किया गया। अमेरिकन ड्रीम के हवाले से क्या बहाल हो पाएगी, क्या अमेरिका दोबारा से ग्रेट नेशन बन पाएगा, जिस तरह हमने फैक्ट्स फिगर से साबित करने की कोशिश की कि ट्रंप तो बिल्कुल ही, ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ट्रंप हार जाते, कैमला हैरिस जीत जाती, फिर भी अमेरिकन ड्रीम के बहाल होने का कोई इम्कान नहीं था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।